मिथिला एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एनसीएफ 2005 की, जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम खास करके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद 10-15 क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इसका चर्चा शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। पाठचर्या करिकुलम सिलेबस का ही बृहत रूप होता है करिकुलम। करिकुलम का मतलब ये हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट और कितना लेवल तक, जैसे कि कक्षा 5 है, कक्षा 5 में कौन कौन सा विषय पढ़ाना है, उसके लिए कोई डिसाइड करेगा ना कि कक्षा 5 में ये विषय होना चाहिए। जैसे कि कक्षा 5 में गणित की पुस्तक पढ़ाया जाना चाहिए, तो गणित तो पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन किस लेवल तक। क्लास 5 है तो उसमें कौन कौन सा चैप्टर होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि क्लास 5 में आप क्लास 10 वाला चैप्टर डाल देंगे। तो इसीलिए कौन सा विषय और किस लेवल तक पढ़ाया जाना चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं पाठचर्या। तो एनसीएफ एक प्रकार का पाठचर्या है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि किस क्लास के बच्चे कौन सा सब्जेक्ट और कितना लेवल तक पढ़ेंगे और किस तरह का चीज़ बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि देश के लिए अच्छा नागरिक तैयार हो सके। तो इसका चर्चा शुरू करते हैं। मई 1986 में भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। तो पहली कब हुई थी? पहली हुई थी 1968 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। 10+2+3 प्रणाली, जो कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसे खत्म कर दिया गया। माध्यमिक स्तर पर गणित व विज्ञान विषय को अनिवार्य बना दिया गया था। प्राथमिक स्कूलों के लिए 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाया गया था। दूरस्थ शिक्षा का प्रचार भी हुआ था, जैसे कि इग्नू का स्थापना वैसे 1985 में हुआ है, लेकिन उसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बोला गया था कि इसका दूरस्थ शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार किया जाए। तो यह हो गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन 1990 में हुआ। आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन कब हुआ? 1990 में। क्यों हुआ? तो 1986 शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए। तो आचार्य राममूर्ति कमेटी 1986 शिक्षा नीति की समीक्षा करके अपना रिपोर्ट दिया, अपना सिफारिश दिया। तो क्या सब सिफारिश दिया? कि शिक्षकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाए। मतलब शिक्षक सेवा में जाता है, नौकरी में जाता है, उससे पहले शिक्षक का प्रशिक्षण होना चाहिए, जैसे कि अभी हो रहा है बीएड डीएलएड। उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो, जैसे कि आईएएससी, सीईटी, डाइट। फिर पुनः प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में कमेटी बनी 1992-93 में। तो यहाँ तो 1990 में बना था आचार्य राममूर्ति कमेटी, और फिर 1992-93 में बना है प्रोफेसर यशपाल कमेटी, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। इस कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो आचार्य राममूर्ति कमेटी की सिफारिशों का अवलोकन करना, अब भारत में शिक्षा को बोझ मुक्त कैसे बनाया जाए इसके बारे में रिपोर्ट देना। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट सिफारिश दिया। तो इनका सिफारिश क्या था? प्रोफेसर यशपाल कमेटी का सिफारिश क्या था? आचार्य राममूर्ति कमेटी के सिफारिश से सही है। यशपाल कमेटी क्या बोला कि राममूर्ति कमेटी का जो भी सिफारिश था बिल्कुल सही है। वैसे शिक्षा को बोझ मुक्त बनाने हेतु भारत में अभी तक बहुत बार प्रयास किया जा चुका है, जैसे कि 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में और 2009 में। अभी तक 5 बार बोझ मुक्त बनाने के लिए भारत में प्रयास किया जा चुका है। ये रहा एनसीएफ। तो वैसे एनसीएफ तो 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी ये बोला गया है कि नया एनसीएफ बनाया जाए। उसमें बोला गया था एनसीएफ-एससी, यहाँ पर एससी का फुल फॉर्म होता है स्कूल एजुकेशन, एनसीएफ वही है एनसीएफ, और एससी का मतलब स्कूल एजुकेशन। 2020-21 में तैयार करना था। हालांकि 2020-21 तो बीत चुका है, लेकिन आगे जरूर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नया एनसीएफ जरूर बनेगा। तो चलिए इससे आगे और देखते हैं। शिक्षा को, अब इतना होने के बाद अब यह सवाल था कि शिक्षा को बोझ मुक्त कैसे बनाया जाए। तो शिक्षा को बोझ मुक्त बनाने के लिए संसार के 21 देशों के बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े विषय के ज्ञाता, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों का मीटिंग बुलाया गया। संसार के 21 देशों के बड़े बड़े शिक्षाविदों का क्या हुआ? मीटिंग बुलाया गया। इस मीटिंग का उद्देश्य था शिक्षा को बोझ मुक्त कैसे बनाया जाए उस पर सुझाव देना। और मीटिंग हुआ और ये लोग सुझाव भी अपना दिए। जैसे बहुत सारा सुझाव आया, ए बी सी ऐसे करके बहुत सारा सुझाव आया। इन सभी सुझावों को एक दस्तावेज यानी कि पेपर पर लिख दिया गया।
इसी को हम लोग NCF कहते हैं। 21 देशों के विद्वानों ने जो सुझाव दिया उसको क्या किया गया, एगो पेपर पर लिख दिया गया, और इसको लिख दिया गया पेपर पर। इसी दस्तावेज को हम लोग क्या कहते हैं, NCF कहते हैं। और NCF एक दस्तावेज है, तो इस दस्तावेज को बनाने की, उसको लिखने की किसको दिया गया जिम्मेवारी, NCERT को। उस समय का NCERT का अध्यक्ष था कृष्ण मेनन, तो इन्होंने इसे आगे बढ़ाया। तो इस तरह से NCF एक दस्तावेज बन गया। इस दस्तावेज को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। प्रोफेसर यशपाल, जो मीटिंग जो हुआ था ना, मीटिंग का अध्यक्ष कौन था, इस मीटिंग का अध्यक्ष था प्रोफेसर यशपाल, इसलिए दस्तावेज को यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। एक बार फिर शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसका अवलोकन के लिए राममूर्ति कमेटी 1990 में बना था। राममूर्ति कमेटी के अवलोकन के लिए बना था यशपाल कमेटी, और इन्होंने कहा कि इनका जो रिपोर्ट था राममूर्ति कमेटी का सही था। उसके बाद यहाँ पर सवाल आया कि अब शिक्षा को बोझ मुक्त कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए 21 देशों के शिक्षाविदों और विद्वानों का मीटिंग हुआ, और मीटिंग में 21 देशों के लोगों ने जो सुझाव दिया, विद्वानों ने जो सुझाव दिया, उसे एक पेपर पर लिख दिया गया, जो एक दस्तावेज के रूप में तैयार हो गया। दस्तावेज लिखने का काम NCERT को दिया गया था, तो अब NCF एक दस्तावेज बन गया। अब देखते हैं कि NCF में जो सुझाव था 21 महत्वपूर्ण क्या सब है। NCF 2005 शिक्षा का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका सुझाव और विशेषता, NCF 2005 में 21 महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके स्टार्टिंग का जो 5 सुझाव है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन में डायरेक्ट ये आ जाता है। और 21 का 21 सुझाव ऐसा है जिसे अच्छा से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो इससे तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है, तो इससे संबंधित, इस कंसेप्ट पर आधारित लगभग हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे EVS का पेडागोजी हो, मैथ का पेडागोजी हो, भाषा का पेडागोजी हो, या बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो, हर जगह इस कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि सीटेट के लिए कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो NCF 2005 सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन 21 बातों को अच्छा से ध्यान देना है। पहला है, ज्ञान को स्कूल के अलावा बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ज्ञान को स्कूल में पढ़ाएंगे ही, स्कूल के बाहर जो भी आसपास का वातावरण है या जो भी आसपास का चीज़ है, कोई भी एग्जाम्पल देने के लिए, तो स्कूल के बाहर का एग्जाम्पल दे के उससे कनेक्ट करके यदि ज्ञान को किसी को पढ़ाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, तो अच्छा से समझ पाएगा। दूसरा है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई में बच्चे को रटाना नहीं है, बल्कि उसे समझाना है, उसको कॉन्सेप्ट समझाना है। तीसरा है, पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न रह जाए। पाठचर्या यानी कि करिकुलम जो है, ऐसा न हो कि पाठ्य पुस्तक जो है, किताब, बस वहीं तक सीमित है, उसके अलावे भी बहुत कुछ पाठचर्या में शामिल है। जैसे किताब तो पढ़ाते हैं, उसके अलावा अलग अलग गतिविधि, खेल हुआ, स्कूल के बाहर बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, रास्ते में जो चीज़ देखते हैं, सीखते हैं, सब कुछ पाठचर्या में शामिल है। तो ऐसा ना आप समझेंगे कि पाठचर्या बस पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, तो उसके बाहर की चीज़ के बारे में भी बताएंगे, पूछेंगे, चर्चा करेंगे। चौथा है, कक्षा कक्ष को अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाए। कक्षा कक्ष में पढ़ाई के अलावा भी और बहुत सारा गतिविधि है जो आप करवा सकते हैं, उससे जोड़ सकते हैं, ताकि अच्छा से पढ़ सके, समझ सके। पांचवा है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। विद्यार्थियों को इस तरह का ज्ञान देना है, इस तरह का चीज़ बताना है कि वह अपने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हो और देश के प्रति आस्थावान रहे। छठा है, शिक्षण सूत्र का अधिक से अधिक प्रयोग करें। शिक्षण सूत्र होता है, बहुत सारा होता है, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, इससे सीखने में आसानी होती है। जैसे ज्ञात से अज्ञात का मतलब हुआ, जो चीज़ हम लोग जानते हैं, जो ज्ञात है, पहले उसके बारे में बच्चे को बताएंगे, फिर उस चीज़ के बारे में बताएंगे जो हम लोग नहीं जानते, जो अज्ञात है। मूर्त से अमूर्त, मूर्त का मतलब होता है जिसे हम छू सके, देख सके, जो सामने हो, तो पहले जिसे देख सकते हैं, मूर्त है, स्थूल है, उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद अमूर्त चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसे हम सामने में नहीं है। तो इस तरह से बच्चा समझ सकता है। सातवां है, सूचना को ज्ञान मानने से बचे। कोई सूचना है, जैसे न्यूज़पेपर में कोई सूचना रहता है, कहीं पर कुछ हुआ है, घटना हुआ है, या बुक में भी इस तरह का बहुत कुछ होता है, तो इसको आप ज्ञान नहीं मानना है। सूचना को ज्ञान नहीं मानना है। सूचना है तो सूचना है, बस नॉर्मली समझना है, इसे रटना नहीं है कि ये ज्ञान है, इसे रट लो, इस तरह का कुछ नहीं सोचना है।
8वां है विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। विशाल पाठ्यक्रम, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम होगा। आप कक्षा 5 में जैसे पाठ्यक्रम में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, और उसमें 2-4 सब्जेक्ट और ऐड कर देंगे और उस सब्जेक्ट में भी बहुत सारा चैप्टर अलग से ऐड कर देंगे, तो विशाल पाठ्यक्रम हो गया। इससे बच्चा खुद पर बोझ महसूस करेगा। और मोटी किताबें देखकर भी बच्चा खुद को किताब देख के डर जाते हैं, खुद पर बोझ समझने लगते हैं। इसीलिए विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें जो है शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। इसीलिए शॉर्ट पाठ्यक्रम और किताब भी पतली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। 9 में है नैतिक मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित करें। वैसे कहा भी जाता है कि शिक्षक या कोई भी आप जो बच्चे को कहेंगे करने के लिए वो करे न करे, लेकिन आप जो करेंगे वो ज़रूर करेगा। इसीलिए आप नैतिक मूल्यों के बारे में उपदेश देकर नहीं कि तुमको ऐसा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, ये उपदेश नहीं देना, बल्कि आप खुद ऐसा कीजिए, आप खुद गरीबों का मदद कीजिए, आप झूठ मत बोलिए। तो उसे देख के बच्चे खुद ब खुद सीख जाएंगे। ऐसा वातावरण का निर्माण हो जाएगा कि बच्चा खुद ब खुद सीख लेगा, लेकिन उपदेश देने से नहीं सीखेगा। 10वां है विद्यार्थियों की धारणा में शिक्षक बदलाव करे। यदि विद्यार्थियों में गलत धारणा आ गया है, कोई अंधविश्वास या कोई भी गलत धारणा है, तो उसे आप उसे सही करेंगे, ठीक करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसमें बदलाव करेंगे। 11 है अभिभावक को सुझाव है कि वो छोटी उम्र में बालकों को निपुण बनाने की आशंका नहीं रखे। बहुत सारे अभिभावक सोचते हैं कि मेरे बच्चे कम उम्र में ही बहुत कुछ जानने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे हैं तो धीरे धीरे ही सीखेंगे, उम्र के अनुसार ही सीखेंगे। तो इसलिए अभिभावक को सुझाव है कि वह पेशेंस रखे, बहुत ज़्यादा उम्मीद न करे कि मेरे बच्चे को बहुत कम उम्र में बहुत कुछ जानने लग जाए। वो जिस उम्र में होगा उसी अनुसार सीखेगा। इसीलिए अभिभावक को पेशेंस रखना चाहिए, साथ ही शिक्षक को भी पेशेंस रखना चाहिए। 12 में है बालकों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करें। बालकों को, जैसे बालक स्कूल में आके तो अच्छा माहौल में, अच्छा वातावरण में रहता है, लेकिन स्कूल से जैसे ही घर जाता है तो घर में उसे भोजन ठीक से ना मिले, गरीबी हो, मतलब ऐसा कुछ हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगल बगल का माहौल ठीक ना हो, तो स्कूल में तो अच्छा से पढ़ेगा, लेकिन स्कूल के बाहर घर हमेशा तनाव वाला वातावरण में रहेगा तो अच्छा से नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए इस तरह का अभिभावक से संपर्क करके या जैसे भी हो, आप कोशिश कीजिए कि स्कूल के बाहरी जीवन में भी बच्चा तनाव से मुक्त रहे, उसको अच्छा वातावरण मिल सके। 13 नंबर कक्षा कक्ष में अधिक शांति का नियम ठीक नहीं। कक्षा कक्ष में पढ़ाने के दौरान बच्चे को ज़्यादा डांटेंगे कि एकदम शांत रहो, तो वो हमसे डर जाएंगे और वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। इसलिए ज़्यादा शांति का भी नियम बनाना ठीक नहीं है। 14 खेल आनंद सामूहिकता की भावना के लिए हो। रिकॉर्ड बनाने व तोड़ने की बात को महत्व नहीं दे। खेल और आनंद जो होता है वो समूह बना के सामूहिकता की भावना के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने की बात का महत्व दें, क्योंकि यदि रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने की महत्व देंगे तो इससे जो बच्चा जीत जाएगा वो तो खुश रहेगा कि हमने रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन जो हार जाएगा या उसके अलावा अदर बच्चा दुखी हो जाएगा। इसीलिए खेल खिलाना है जिससे कि सामूहिकता का भावना बढ़े, लेकिन रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने की बात नहीं होना चाहिए। 15 बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा का स्थान महत्वपूर्ण होना चाहिए। बच्चा कोई बात बोलेगा या क्वेश्चन पूछेगा, उसमें मातृभाषा का स्थान महत्वपूर्ण होना चाहिए। वो मातृभाषा में पूछे तो अच्छी बात है। इसको हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि तुम इस भाषा में नहीं किसी अदर भाषा में बोलो, तो वो जिस भाषा में बोलता है घर की भाषा में उसे बोलने देना चाहिए। 16 शिक्षक अधिगम परिस्थिति में मातृभाषा का उपयोग सर्वाधिक करें, क्योंकि बच्चे मातृभाषा में ज़्यादा आसानी से सीखते हैं, परिचित रहते हैं, इसलिए मातृभाषा का प्रयोग शिक्षक भी ज़्यादा से ज़्यादा करे तो अच्छा रहेगा। 17 पुस्तकालय में पुस्तक चुनने का अधिकार बालक का होना चाहिए। पुस्तकालय में जो पुस्तक पढ़ेगा बच्चा, जो बच्चा को पसंद हो उसे चुनने देना चाहिए। 18 सजा व पुरस्कार भावना को सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए।
कि यदि कोई बदमाशी करता है या कुछ गलती करता है तो सज़ा देना चाहिए सीमित मात्रा में। यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसे पुरस्कार भी सीमित मात्रा में ही देना चाहिए। यदि कोई अच्छा काम करने पर कुछ ज़्यादा ही पुरस्कार देने लगेंगे तो उससे भी उसका आदत खराब हो जाएगा। बच्चों के अनुभव व स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए। बच्चा यदि कोई बात पूछता है या कुछ बोलने का कोशिश करता है तो उसको हम लोग प्राथमिकता देते हुए उसकी बात को सुनेंगे, उसको अपनी बातों को रखने देंगे। और शिक्षा में के केंद्र बिंदु में तो बालक ही होता है, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा हम लोग इसे बोलते हैं। तो बच्चों को हम लोग ज़्यादा महत्व देंगे और बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर उसको शिक्षा देंगे। शिक्षक का समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। शिक्षक वैसे स्कूल में ज्वाइन करने से पहले तो बीएड डीएलएड करके ही आते हैं, तो ट्रेनिंग लिए रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा ट्रेनिंग का ज़रूरत पड़ता है, तो उसे समय समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए। जैसे अभी चहक का प्रशिक्षण चल रहा है निपुण भारत के अंतर्गत, जो कि संख्या ज्ञान और बुनियादी शिक्षा के लिए है। और NRST, जो बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं उसे फिर से स्कूल में लाने के लिए एक NRST नाम से ट्रेनिंग भी करवाया जा रहा है। तो इस तरह का ट्रेनिंग कुछ कुछ दिनों पर शिक्षकों का होते रहना चाहिए। शिक्षक को नवाचारी शिक्षा से अवगत कराया जाना चाहिए, जिससे उसके शिक्षण ज्ञान में वृद्धि हो। जैसे पहले जो लोग शिक्षक बने हैं वो लोग कंप्यूटर उतना नहीं जानते थे, तो उसका नॉलेज भी नहीं है, लेकिन अब तो बच्चे लोगों को कंप्यूटर पढ़ाना है, तो उस स्थिति में कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल करें उसका ज्ञान शिक्षकों को देना चाहिए। पहले GST नहीं था, नया नया चीज़ आता है तो उस सब के बारे में शिक्षकों को ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह बच्चे को पढ़ा सके और नए नए चीज़ों का उपयोग करके बच्चे को पढ़ा सके। NCF 2005 के कुछ तथ्य। NCF 2005 के संचालन के लिए एक संचालन समिति बनाई गई, जिसमें कुल 35 सदस्य शामिल किए गए। NCF 2005 का संचालन NCERT व RIE के द्वारा किया जाता है। RIE का पूरा नाम है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अब तक 5 NCF बन चुके हैं, 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में, 2009 में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में फिर से NCF SE बनाने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन आगे बन जाएगी। NCF का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से माना जाता है। सभ्यता और प्रगति में सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की पूंजी है और वयस्क संसार उसकी विकृति का खतरा है, ऐसा लिखा गया है। NCF अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त करते हैं। जैसे होता है ना प्रयोजनवाद, मनोविश्लेषणवाद, प्रक्रियात्मकवाद, इस तरह से एक होता है रचनावाद। तो NCF अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। प्रयोजनवाद और ये सब जो दिया हुआ इनसे नहीं, किससे किया है? रचनावाद से प्राप्त की है। NCF 2005 में 5 अध्याय और 2 परिशिष्ट है। परिशिष्ट उसे कहते हैं जिसे जोड़ा या घटाया जा सकता है, उसे परिशिष्ट में रखा जाता है। तो 5 अध्याय और 2 परिशिष्ट है। NCF 2005 का आधार क्या है? तो NCF 2005 का आधार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, बोझ रहित शिक्षा। NCF 2005 22 भाषा में अनुवाद किया गया है इसका, और 17 राज्यों में लागू है। ग्रेडिंग व्यवस्था सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शुरू हुई थी। NCF में 21 मुख्य बिंदु पर फोकस किया गया है। 10 वर्षीय स्कूली पाठचर्या NCERT के द्वारा 1975 में तैयार किया गया था। इसका संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। तो 10 वर्षीय जो स्कूली पाठचर्या है, करिकुलम है, कौन तैयार किया था? NCERT तैयार किया था। कब? 1975 में तैयार किया था। विद्यालय शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 1 to 5 क्लास को कहते हैं, 6 to 8 क्लास को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा कहते हैं 9वीं और 10वीं को, और उच्च माध्यमिक कहते हैं 11वीं और 12वीं को। तो प्राथमिक शिक्षा लोग कितना दिन का होता है? पहला से लेकर 5वां क्लास तक, तो यानी 5 वर्ष तक चलता है।
और छठा से 8वां 3 वर्ष तक चलता है, 9वां 10वां 1-1 वर्ष यानी 2 वर्ष का है, और उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं 1-1 वर्ष 2 वर्ष का है। प्राथमिक शिक्षा को यदि एक में मिला देंगे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को, तो इसको प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, जो कि कुल 8 वर्ष चलता है। 5 वर्ष और 3 वर्ष मिला के 8 वर्ष। बालक की आयु होता है 6 से 14 वर्ष। और माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक को यदि एक में मिला के बोलेंगे तो उसको बोलेंगे सीधे माध्यमिक शिक्षा, जो कुल 4 वर्ष का होता है, 2 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष। बालक की आयु 14 से 18 वर्ष। इसके अलावा होता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा से पूर्व भी जो शिक्षा होता है, जिसका 2 पार्ट होता है, निम्न किंडरगार्टन और उच्च किंडरगार्टन, LKG UKG। ये होता है 3 से 4 वर्ष और ये होता है 4 से 5 वर्ष, मतलब 3 से 4 वर्ष के बालक के लिए और 4 से 5 वर्ष के बालक के लिए, और उसके बाद प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित की पुस्तक तो है, लेकिन EVS का पुस्तक नहीं है। तो हम लोग कक्षा 1 और 2 के बच्चे को EVS कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि 1 और 2 में तो EVS का पुस्तक है ही नहीं, उसमें तो भाषा और गणित की पुस्तक है। तो इसके लिए देखिए क्या बात है, NCF 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु उससे जुड़े कौशल एवं सरकारों को गणित एवं भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई है। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में तो पर्यावरण अध्ययन नहीं है, EVS नहीं है, लेकिन भाषा और गणित तो है। तो भाषा और गणित के माध्यम से ही, उसमें ही कुछ कुछ कहीं कहीं अटैच करके हम लोग EVS को पढ़ाते हैं। इस पर आधारित कई क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो NCF का थ्योरी अब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब आगे हम लोग CTET या अन्य शिक्षक से संबंधित एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे थ्योरी पढ़ लेने के बाद, कुछ क्वेश्चन बना लेने के बाद उसका जो कंसेप्ट है अच्छा से क्लियर हो जाता है। तो हम लोग अब क्वेश्चन बनाएंगे। प्रश्न 1, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी EVS सीखने के लिए NCF 2005 की सिफारिशें हैं। EVS सीखने के लिए NCF 2005 की सिफारिशें कौन सी है, इसे देखना है। A, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच संबंध होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही है, स्कूल, घर और समुदाय के बीच संबंध होना चाहिए, तभी अच्छा से सीख पाएंगे। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, रटकर सीखना गलत बात है, इसलिए उसे रोकना चाहिए। हतोत्साही मतलब उसे रोकना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, तो ये भी सही है। किताबी शिक्षा से प्रस्थान, मतलब केवल किताबी शिक्षा ही नहीं देना है, किताबी शिक्षा के अलावा भी बाहरी शिक्षा भी देना है, इसलिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान ये भी सही है। NCF का सिफारिश यह है। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये भी सही है। तब कूट देखते हैं, A भी सही, A भी तो सही है, AC भी सही है, ACD, ये चारों का चारों सही है। तो चारों ऑप्शन है A, B, C और D सही तीसरा में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न 2, पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। ये जो ऊपर बात लिखी हुई है बिल्कुल सही है। तो इसके संदर्भ में NCF 2005 कह रहा है कि शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो चारों ऑप्शन को देखते हैं क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बिल्कुल अपनी समझ और ज्ञान को साझा करने का अवसर तो देना ही चाहिए, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो बच्चा का जो अनुभव है उसको निरस्त कर देंगे, बोलेंगे तुम्हारा अनुभव कुछ भी नहीं है, उसको मना कर देंगे, रोक देंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ। बच्चा को तो प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन 2 पूरी तरह से गलत है, तो इसे काट देंगे। ऑप्शन 1 सही है, इसे तब तक रहने देते हैं, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3, पाठ्य पुस्तकों के
अध्यायों को क्रमवार पूरा करना चाहिए, ये कौन सा तुक हुआ। मान लिया जाए कि अध्यायों को पूरा करना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन से यदि मिलाया जाए तो इससे तो कमज़ोर हो जाता है ये, इसीलिए इसे भी काट देंगे। चौथा, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। हल्का फल्का इसको सही मान सकते हैं कि अच्छा प्रश्न पूछेगी शिक्षिका और बच्चा उसका मौखिक या लिखित भी जवाब दे सकता है, तो थोड़ा बहुत सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 से यदि तुलना करते हैं तो इसकी अपेक्षा ये कमज़ोर हो जाता है। तो सीटेट में जो मजबूत आंसर रहता है, आंसर हो सकता है कि 1 से अधिक सही हो, लेकिन उसमें सबसे मजबूत आंसर जो रहेगा, जिस आंसर के अंदर में सारा आंसर आ जाएगा, उसको हम लोग टिक करेंगे। तो बच्चे को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने का पर्याप्त अवसर देंगे, उससे बच्चे बहुत अच्छा से सीख पाएंगे। तो ये बहुत ही मजबूत आंसर है, इसलिए इसका आंसर यही होगा 1। प्रश्न 3, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या, जिसका इंग्लिश होता है करिकुलम, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या होना चाहिए, इसे देखते हैं। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु। शिक्षण पद्धति मतलब पढ़ाने का जो तरीका है और इसके अंदर में कौन कौन सा विषय वस्तु पढ़ाया जाता है, ये तो बहुत छोटा चीज़ हो गया। पाठचर्या जो होता है करिकुलम, बहुत बृहद चीज़ होता है। ये सिलेबस हो गया छोटा, उससे बहुत बड़ा होता है पाठचर्या। तो इस ऑप्शन को भी रहने देते हैं। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। विद्यालय के अंदर क्लास चलता है जिसमें पढ़ाया जाता है। विद्यालय के बाहर खेल के मैदान में खेल होता है, अनेक प्रकार की गतिविधि होती है, परियोजना कार्य होती है। विद्यालय के बाहर भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो विद्यालय और विद्यालय के अंदर अन्य गतिविधि और विद्यालय के बाहर की भी गतिविधि, जो भी कुछ होता है वो सब पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं। तो पाठचर्या जो है करिकुलम सिलेबस का बहुत बड़ा रूप है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हो। केवल क्लासरूम नहीं, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया। तो करिकुलम के अंतर्गत, पाठचर्या के अंतर्गत मूल्यांकन का प्रक्रिया का भी चर्चा है। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, वो भी करिकुलम के अंदर आता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में जो है उसमें सब कुछ आ गया है, और ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ही ऑप्शन नंबर 3 और 4 भी समा जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न 4, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। 1, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। तो गलती, जो बच्चा जो कोई गलती करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसे हम उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में बांट दें। तो यह ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा ऑप्शन, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए तरीका उपलब्ध कराता है। तो बच्चा को डांटना तो बिल्कुल ही नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं। तो ये भी ऑप्शन गलत है, इसे भी काट देंगे। तीसरा, यह बच्चों की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, यह सही है। चौथा, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध करवाता है। मतलब बच्चा यदि गलती करेगा तो उसे कक्षा से हटा देंगे ताकि आधा स्थान खाली हुई, तो बिल्कुल ही गलत है। तो चौथा गलत है, तब ऑप्शन बच गया तीसरा, ये तीसरा ऑप्शन सही है। बच्चा कोई गलती करता है तो इसको हम लोग निगेटिव नहीं लेंगे, ये पॉजिटिव चीज़ होता है इस अर्थ में। जैसे देखिए, यह बच्चों की विचार की अंतर्दृष्टि, मतलब गलती भी किया है तो क्वेश्चन तो बनाया है, तो वह क्या सोच के ये क्वेश्चन का आंसर ये दिया और क्या सोच के ये नहीं दिया, यह विचार हम लोग जान पाएंगे तथा उसका जो समाधान है उसको पहचानने में इसकी सहायता करेंगे। इसलिए गलती करना निगेटिव चीज़ नहीं होता है, बल्कि पॉजिटिव होता है। इसे हम लोग ये जान पाते हैं कि बच्चा किस तरीक़ा से सोचता है। गलती ही बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा, तो उसका सोचने का तरीका क्या है, तो ये हम लोग जान सकते हैं। इसलिए गलती करना निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 5, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका कैसा है? अधिनायकीय। अधिनायकीय मतलब होता है तानाशाह, निरंकुश
तो शिक्षक का भूमिका तानाशाह का तो नहीं होना चाहिए, तो गलत है। ऑप्शन 1 कट हो जाएगा। ऑप्शन 2 है सत्तावादी, सत्तावादी भी नहीं होगा। तीसरा है अनुमति परक, मतलब बच्चा कोई भी काम शिक्षक से अनुमति लेकर करेगा, बिना उसके अनुमति के कुछ नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं ही होगा। चौथा है सुविधादाता, तो शिक्षक का काम होता है बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध, मतलब सुविधादाता के रूप में कार्य करता है, सहायक के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है एक सुविधादाता या सुगमकर्ता का, सुविधादाता को सुगमकर्ता भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त किया है? तो अपनी समझ प्राप्त किया है रचनावाद से। व्यवहारवाद नहीं होगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं होगा, मानवतावाद नहीं होगा, इसका आंसर होगा रचनावाद। प्रश्न 7, किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर, एनसीएफ पहले ही बोल चुका हूँ 5 एनसीएफ अभी तक आ चुका है, तो कौन सा एनसीएफ था जो प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या, एकीकृत मतलब गणित और भाषा के माध्यम से एक ही सब्जेक्ट के माध्यम से उसी में ईवीएस को मिक्स करके उसके थ्रू पढ़ा लेते हैं, उसी को एकीकृत कहते हैं। तो एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। मतलब जैसे बोले थे ना कि गणित और भाषा के माध्यम से ही कक्षा 1 और 2 में ईवीएस को पढ़ा देते हैं। या एकीकृत का मतलब होता है कि एक साथ सब कुछ को जोड़ के पढ़ा देना। तो किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को एक साथ मिला के पढ़ा देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा एनसीएफ 1975। प्रश्न 8, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार, 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होगा? इसमें से पहला है बच्चे शिक्षक के द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता हो। तो बच्चा तो निष्क्रिय कभी भी नहीं होगा, निष्क्रिय रहेगा तो सीख ही नहीं पाएगा, तो निष्क्रिय तो होगा नहीं, हमेशा वो सक्रिय होगा, एक्टिव होगा। तो निष्क्रिय वाला ऑप्शन पहले कट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, बच्चे में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, मतलब सीखने को बच्चा कोई चीज़ सीखेगा तो अपना नियम बना के नहीं सीख सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चा भी अपने स्तर से उसको विनियमित कर पाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं कर पाते, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, तो ये भी कट हो जाएगा क्योंकि बच्चा ऐसा कर पाते हैं। तीसरा, बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, तो बिल्कुल गलत है, रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखा ही नहीं जा सकता। चौथा, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यह बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा 4। प्रश्न नंबर 9, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण के उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के न्यूनतम उपयुक्त है? ये तो गणित शिक्षण का क्वेश्चन है, लेकिन 21 पॉइंट जो हम लोग एनसीएफ में पढ़े थे, उस 21 पॉइंट का जो कंसेप्ट है उसके आधार पर इसका भी हम लोग आंसर दे सकते हैं। हालांकि ये गणित शिक्षण मतलब मैथ में जो एनसीएफ पढ़ाएंगे उसका क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए, प्राथमिक कक्षा के लिए गणित शिक्षण का उद्देश्य न्यूनतम उपयुक्त है? न्यूनतम मतलब इसमें 3 ऑप्शन होगा ऐसा जो सही होगा और एक गलत होगा। न्यूनतम का मतलब क्या होगा? निगेटिव हो गया, तो इसमें से एक ऑप्शन होगा गलत, तो गलत वाला ऑप्शन हम लोग को चुनना है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षा के लिए कौन सा न्यूनतम है? तो प्राथमिक कक्षा के लिए गणित शिक्षण का उद्देश्य होगा इसमें से 3 को, एक ऐसा होगा जो उसका उद्देश्य नहीं होगा। तो न्यूनतम है मतलब नहीं वाला निगेटिव हम लोग को खोजना है। तो पहला है दिक् स्थान संबंधित समझ में वृद्धि करना। दिक् स्थान मतलब दिशा का स्थान, प्लेस का स्थान से संबंधित समझ वृद्धि करना, ये तो अच्छा है, ये तो सीखना ही चाहिए। गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना चाहिए, ये भी सही है, पॉजिटिव है। तीसरा, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा, बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। तो प्राथमिक स्तर पर बीजगणित, बीजीय मतलब बीजगणित, बीजगणित से संबंधित कुशल को हम लोग क्यों विकसित करेंगे? प्राथमिक स्तर पर बीजगणित पढ़ना ही नहीं है, इसीलिए यह ऑप्शन हो जाएगा गलत, निगेटिव हो जाएगा। हम लोग को निगेटिव ही खोजना था, तो निगेटिव ऑप्शन इसमें एक ही है और यह है चौथा, इसलिए इसका आंसर होगा 4।